हम ग्लोबल वार्मिंग खत्म करेंगे, हम औरतों के लिए शिक्षा बढ़ाएंगे। ये सेम बातें सब लोग बोलते हैं यार, तो कुछ तो उनको दो जिससे वो चूज कर सके। अभी तो फ्री है, तब आधी जनता देने नहीं जाती है वोट, पैसे लेने लग जाएंगे तो और आधी जनता नहीं जाएगी। अगर आपका फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, कोई कंपटीशन को आप लेके ही नहीं चल रहे हो तो आपकी पढ़ाई वर्थलेस हो जाएगी ना मेरी जान। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर फॉर क्लास 9th इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज हेयर। आपको इस पूरी वीडियो में ये पूरा का पूरा लेक्चर देखने को मिलने वाला है, कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन होने वाली है। साथ ही साथ हम इसके करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस भी, दैट इज इसी पीपीटी में, इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इसके एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर सिविक्स। तो बच्चों, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? तो देखो यार, इलेक्टोरल से तो हम समझ गए कि इलेक्शंस, और आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स है वो इलेक्शंस के बिना तो चलती ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस नहीं होंगे तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनने वाले हैं? अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे, और अगर कोई चुनेंगे नहीं तो हमारे ऊपर रूल कौन करने वाला है? तो इलेक्शंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं उनके लोग, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, रिमेंबर। तो यहाँ पे वही फिलॉसफी के साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको समझाया जाएगा कि हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए, इलेक्शंस कंडक्ट कैसे होते हैं, किसके पास इलेक्शंस को चलाने की पावर होती है, किसको कितनी सीट्स मिली हुई हैं, और साथ ही साथ हम इस पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी इसमें पूरे कवर कर ही देंगे। तो बस चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी पेपर कटिंग के साथ, तो वहीं से हम भी अपने चैप्टर को खत्म करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन बेटा, मैंने अपनी पीपीटी में तो सब कुछ एनसीईआरटी से लेके लगाया है, लेकिन स्टिल एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको अपने लेवल से भी एनसीईआरटी साथ लेके बैठनी है इस लेक्चर को देखते हुए, ताकि साथ साथ आप उसको अंडरलाइन कर सके जो जो बातें मैं आपके साथ करूंगी इस चैप्टर में। तो लेट्स बिगिन कि भैया वाई इलेक्शंस। तो वाई इलेक्शंस में इन्हें सबसे पहले लिया एग्जाम्पल ऑफ हरियाणा। तो एक पेपर की कटिंग है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 1982 से ही द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पे रूल था कांग्रेस पार्टी का। एज वी ऑल नो, कांग्रेस इज अ मोनोपोलिक पार्टी, तो उनका रूल था। और वहीं चौधरी देवीलाल जी जो थे वो एक ओपोजिशन के लीडर थे, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाई, न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का मतलब क्या हो गया? स्ट्रगल फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए लड़ना। तो ये क्यों चलाई इन्होंने भैया? स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। तो इन्होंने एक नई पार्टी बनाई कि कांग्रेस से ये पार्टी अब लड़ने वाली है, और देखते हैं अब लोग किसे जितवाते हैं, कांग्रेस को ही या न्याय युद्ध को। इलेक्शंस हुए 1987 के, और देवीलाल जी इलेक्शंस को जीत गए बेस्ड ऑन हिज प्रॉमिस टू वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स। तो पहले इन्होंने कुछ वादे किए थे, जिन वादों में आता था कि फार्मर्स के सारे लोन्स चुका दिए जाएंगे, माफ कर दिए जाएंगे, और स्मॉल बिजनेसमैन के भी। तो वी ऑल नो कि पॉलिटिक्स टैक्टिक्स होती है, जहां आपको वायदे किए जाते हैं एंड देन आपको लोग उसके बिहाफ पे वोट भी करते हैं। तो यहाँ जब लोगों ने इनको जिता दिया तो इन्होंने इनकी बारी थी ना अपने वादों को पूरा करने की। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected MLAs of Lok Dal chose Devilal as their leader, and the governor invited Devilal to be the new chief minister. He waived off the outstanding loans. तो ठीक है, इन्होंने क्या कहा, वहाँ के सीएम ने पोस्ट छोड़ दी थी जब ये देवीलाल जी पोजीशन में आने लगे थे, तो इनको पोस्ट ऑफर की गई और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। और जो इन्होंने वादा किया था कि हम सारे फार्मर्स के लोन्स को वेव ऑफ कर देंगे, तो वो भी इन्होंने कर दिया। दैट इज, जो अपने वायदे इन्होंने लोगों से किए थे, जिन बेसिस पे लोगों ने इनको जितवाया, वो इन्होंने पूरे भी रखे। लेकिन यार ठीक है, ये कहानी क्यों समझाई जा रही है? तो बेटा जी, इलेक्शंस कैन लीड टू चेंजेस। आप एक नेता कैसा चुनते हो, इस पे निर्भर करता है कि आपका देश कैसा चलेगा। मेरे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, एक घर का पिलर होता है उसका बड़ा, उसका एल्डर। जो ये कहते हैं ना, एक पेड़ की टहनी अगर उसकी रूट्स ही खराब होंगी, उसकी जड़ें ही खराब होंगी, तो उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते, उसके फ्लावर्स, उसका कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पे भी घर के बड़ा जैसा होता है, वैसे ही उनके बच्चे और आगे उनके बच्चे चलते हैं, अपने रीति रिवाज सीखते हैं। तो यहाँ पे भी यही है बेटा, अगर आप अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव ही अच्छा नहीं चुनोगे तो आपका देश चलेगा कैसे? है ना भाई, ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना। तो बस यही, इफ द पीपल आर अनहैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द
एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट। यस बेटा, अगर आपसे गलती हो गई है और आपने गलती से गलत नेता चुन लिया है तो आप उन्हें भी हटा सकते हैं, आगे सारा समझाया जाएगा। पार्टी दैट बैग्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से जीतती है, सबसे ज्यादा सीटें गेन करती है, वो पार्टी बन जाती है लीडिंग और रूलिंग पार्टी। तो बस आपको इस केस के थ्रू ये समझाया गया है कि इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों है। अब एक्चुअल में इस केस के अलावा भी समझ लेते हैं कि हमें इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों है। एक बार इमेजिन कीजिए ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि आप लोगों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है बीच में इंटरवीन करने का, बीच में अपनी राय रखने का। तो सोचो यार, वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों से तो पूछा ही नहीं जा रहा है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल तो भूलना ही नहीं है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से बनी हुई सरकार। तो इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन अ डेमोक्रेसी। अब यहां रेगुलरली का मतलब है इन एवरी 5 years, इन एवरी 5 years। एक बात और बेटा बीच में रुक के बोलूंगी क्योंकि याद आ गई, जैसे कि आपके मिड टर्म्स भी आ रहे हैं, आगे आपके यूटीज वगैरह भी आते हैं, तो उसके लिए बिकॉज आई एम एन ऑफलाइन टीचर, तो बहुत सारे बच्चों के स्कूल के पेपर्स हो गए, उनके स्कूल के मटेरियल्स हो गए, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे भेजती हूँ, जो कि हमारा साइंस एंड फन 9, 10th 11th का टेलीग्राम चैनल है। तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि डेट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, टेस्ट, ये सब अपलोड होते रहते हैं, तो वो आपको बेनिफिट करेंगे। और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। चलिए, there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives। अच्छा, do you know, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें हम अपना नेता चुनते हैं और वो हम पे फिर राज करता है हमारे बिहाफ पे, तो वो कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। The mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them whenever they want to is called an election। तो ये है बच्चों definition of election। मैं साइड हो रही हूँ, you can take screenshot, otherwise ये पीपीटी तो मिल जाएगी। कह रहे हैं एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पे लोग एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं और अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और उसे कहा जाता है इलेक्शन, जो रेगुलर इंटरवल पे आप वोट कास्ट करते हैं। In an election, the voters make many choices. Of course, voters के पास होती है बहुत ही सारी choices. They can choose who will make laws for them। वो चुन सकते हैं कि यार अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको क्लास के मॉनिटर चुनना है और आपको खड़े कर दिए 4-5 आपके मित्र, है ना भाई, तो you have the power to choose who will make laws for you, who will make rules for you in the class। They can choose, okay, they can choose who will make laws for them, they can choose who will form the government, कौन सरकार चलाएगा, कौन मेजर डिसीजंस लेगा, एंड साथ ही साथ किसकी पॉलिसीज ऐसी होंगी जिनको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग खड़े होंगे उनके पास कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज होंगी, लेकिन जो जीतेगा उसी की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज देश भर में फॉलो अप की जाएंगी। What make an election democratic? लेकिन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है, क्या बनाता है, ऐसा क्या है जो हमारे देश के जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक है। मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिनिमम कंडीशंस बता रहे हैं। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट, और हर एक वोट की होनी चाहिए एक ही वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, 1 वोट 1 वैल्यू? मैम ये तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के फीचर्स में भी सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल वही है। 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब है मैं वोट कास्ट करने गई, मैंने एक वोट डाला, वो मेरा एक ही गिना जा रहा है ना, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं या देश के रिच पीपल अंबानी जी जा रहे हैं और उनके एक वोट को महत्वता दी जाए कि नहीं नहीं इसको तो अंबानी का वोट है तो उसको जिताए थे, ना 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 ना, उनका वोट और मेरा वोट एकदम बराबर होने का है। जितना उनका वोट है एक, उतना ही मेरा वोट रहेगा एक, वैल्यू का भी, ठीक है। ओके, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर रियल चॉइस टू द वोटर्स। आप एक शॉप पे जाते हो, कहते हो भैया कुर्ते दिखा दो, और वो आपको सेम ही पैटर्न के अलग अलग कलर दिखा रहा है, वो कोई चॉइस हुई?
नहीं ना, चॉइस कब होती है जब वो आपको अलग अलग पैटर्न भी दिखाए। तो बेसिकली हमें लोगों को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अलग अलग फिलॉसफीज, ताकि वो चूज कर पाए किसकी फिलॉसफी बेटर है जो हमारे लिए आगे नेता बनेगा। तो फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन होना चाहिए। पहली बात तो इलेक्शन कंटेस्ट करने में कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, साथ ही साथ रियल चॉइस देनी चाहिए वोटर्स के आगे। Everyone should be able to choose their own representative. Yes बेटा, मेरे पे कोई खड़ा ना हो बंदूक लेके कि यही यही इसको वोट कर। ये हमारी किताबों में लिखा गया है। एक्चुअल में करप्टिव तरीके से इलेक्शंस होते हैं, बुरे तरीके से, झोल मोल से। There should be something to choose from. Yes, of course. कुछ होना तो चाहिए चॉइस। सब खड़े हो जाते हैं, हम गरीबी हटाएंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग खत्म करेंगे, हम औरतों के लिए शिक्षा बढ़ाएंगे। ये सेम बातें सब लोग बोलते हैं यार, तो कुछ तो उनको दो जिससे वो चूज कर सके। जैसे आम आदमी पार्टी जी ने फ्री वाईफाई की बात करी, बड़ी यूनिक थी यार, थी तो यूनिक, है कि नहीं? तो कुछ यूनिक बात करनी पड़ेगी। ओके, elections must be held after every few years and these few years in India are 5 years. The choice should be offered at regular interval. देखो बातें सेम सेम रिपीट होने वाली हैं, सेम सेम एकदम। चैप्टर बहुत आसान है। The candidate preferred by the people should get elected. Yes, of course. जिसको लोगों ने चुना है वो जीतना जरूर चाहिए। Election should be conducted in a free and fair manner. ऐसा ना हो कि आप जा रहे हो और गेट पे एक पर्ची वाला बैठा है, 10 रुपए दो और वोट देने जाओ ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अभी तो फ्री है तब आधी जनता देने नहीं जाती है वोट, पैसे लेने लग जाएंगे तो और आधी जनता नहीं जाएगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, एक तरीके से होने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, टाइम स्टैम्प डाल के आंसर कीजिएगा, ठीक है? कि क्या पॉलिटिक्स में कंपटीशन होना अच्छी बात है या नहीं? मैं यहाँ से हटा देती हूँ एक बार। क्या पॉलिटिक्स में कंपटीशन होना अच्छी बात है या नहीं? इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन और नॉट? आपका क्या कहना है? हाँ जी, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं मैम, कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस मैम। देखो रीजन भी दे दो यार, अगर कोई दे सकता है तो, नहीं तो मैं तो रीजन दे ही रही हूँ। देखिए बेटा, मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए कौन कौन होम ट्यूशन पढ़ता है और कौन कौन ग्रुप ट्यूशन पढ़ता है। कौन कौन होम ट्यूशन पढ़ता है, दैट इज इंडिविजुअल लेवल पे, और कौन कौन ग्रुप ट्यूशंस में जाता है। तो जिसका जो भी आंसर है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जब हम होम ट्यूशन में पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, इंडिविजुअल पढ़ते हैं, तो हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं होता एंड हमारे पास बेटर करने की चाह नहीं होती। लेकिन वही जब हम ग्रुप ट्यूशन में पढ़ते हैं और ऐसे टेस्ट मिल रहे होते हैं, हमें डांट पिट रही होती है कम मार्क्स लाने पे, तो हमें थोड़ा सा फील होता है और हमें बेटर करने की चाह होती है कि अब इस बार मैं इससे बेहतर लेके आऊंगा। कुछ बच्चों में तो वो भी नहीं होती, मुझे पता है, लेकिन मेजॉरिटी में होती है, फील तो होता है। तो बस उसी फीलिंग के साथ हमें कंपटीशन को अगर हम लेंगे पॉजिटिव फीलिंग के साथ, तो कंपटीशन हमेशा लाइफ में होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है ना, तो आपकी लाइफ वर्थलेस है। इफ यू आर नॉट कंपीटिंग विद एनीवन और योरसेल्फ, अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ो ना। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो पॉलिटिक्स में भी कंपटीशन होना एक अच्छी बात है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में कंपटीशन होता है तो उसका बेनिफिट होता है ऑर्डिनरी लोगों को ही। क्योंकि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से बेहतर करने की कोशिश करती है, तो वो भला किसका करती है? लोगों का ही। उन्हीं को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उनसे ही उनको वोट मिलने वाला है। तो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये कंपटीशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। यस, पॉलिटिकल पार्टीज में लड़ाइयां होना तो आम बात है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेवल पे, जहाँ पे एमएलएज एमपीज बैठते हैं, उसमें आपस में भी कंपटीशन रहता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शंस विल बी पॉइंटलेस। अगर आपका फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, कोई कंपटीशन को आप लेके ही नहीं चल रहे हो, तो आपकी पढ़ाई वर्थलेस हो जाएगी ना मेरी जान। तो आपको एक अपने लिए कंपटीशन सेट करना है। सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स ऑल्सो। अगर आप किसी पार्टी को अपना कंपटीशन लेके नहीं चल रहे हो, इट मीन्स पॉइंटलेस है इलेक्शंस लेना, जहां आपको ना हारने का डर है ना जीत की खुशी है ना भाई। चलिए, अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंपटीशन के कुछ कुछ क्या होते हैं? डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब होता है बुराइयां। बुराइयां क्या है बच्चों? सबसे पहली बुराई है कि ये डिसयूनिटी लेके आता है बच्चों। डिसयूनिटी का मतलब लोग बट जाते हैं, एक को सपोर्ट करते हैं, कोई दूसरे को सपोर्ट करता है, लोगों का बंटवारा हो जाता है।
दूसरी चीज क्या है बच्चों, इलेक्शंस को जीतने के लिए ये लोग डर्टी डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं। डर्टी ट्रिक्स का मतलब इमरान हाशमी की मूवी नहीं, डर्टी ट्रिक्स का मतलब पोलिंग बूथ को हटा देना, लोगों को पैसा खिला के वोट्स लेना, लोगों को मसल प्रेशर दे के कि भैया मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तूने वोट नहीं दिया, मुझे नहीं जितवाया, ऐसे वाला। तो डर्टी ट्रिक्स यूज की जाती हैं बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तीसरा, एलिगेशन ऑन वन अनदर, जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, झूठे इल्जाम लगा देते हैं सामने वाली पार्टी पे, उसके घर में पैसे भिजवा के उसको पकड़ा देते हैं, जैसे हमने मूवीज में देखा है कि ये तो घूस खा रहा है, ये तो करप्टिव है, इसको तो हटाओ रेस से। तो ऐसा भी किया जाता है। साथ ही साथ पार्टी पॉलिटिक्स तो होती है बच्चों। क्या करा जाता है, अगर मेरे पास कोई नेता है, मैं उसको दूसरे की पार्टी में ठूस दूंगा और वो मुझे जाके छुप छुप के खबरें देगा कि भैया ये हो रहा है, भैया मेरी पार्टी ये करने लगी है, अब वो ये फिलॉसफी बनाएगी, अब ये पॉलिसीज देगी लोगों को, हम पहले ही दे देंगे। एंड लास्ट इज फैक्शनलिज्म, यानी कि अगेन डिविजन, बंटवारे हो जाते हैं, फैक्शनलिज्म, कंपटीशन। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं बच्चों इलेक्टोरल कंपटीशन के। इशू विद पॉलिटिकल कंपटीशन, अभी देखो पॉलिटिकल कंपटीशन है अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन भी आता है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, एक्सप्लेन व्हाई। हमारा संविधान जो है उसने ऑप्ट किया फ्री कंपटीशन के लिए इलेक्शंस में, as the way to select our future leaders as it works in the long run। long run मतलब जब आप किसी को चुनते हो तो वो आगे लंबे समय तक हमारे पे रूल करता है, 5 साल is a big span। In an ideal political system, leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them। अगर एक अच्छा नेता होगा तो उसका मेन मोटिव लोगों को सर्व करना ही होगा, यानी कि उनकी एक नेता बनना एक आराम का काम नहीं है, बल्कि एक मेहनत का काम है। और उस मेहनत के काम को करने के लिए आपको समझना होगा कि आपके कस्टमर, जैसे होता है ना बिजनेस में कस्टमर को खुश करना होता है, वैसे ही पॉलिटिक्स में लोगों को खुश करना पड़ता है। उनके हित के लिए स्कीम्स लेके आनी पड़ती हैं, उनके हित के लिए प्रॉफिटेबल गुड्स लेके आने पड़ते हैं, उनके हित के लिए फैसिलिटीज लेके आनी पड़ती हैं। In reality, political leaders are motivated by a desire to advance their political careers। लेकिन एक्चुअली में लोगों को सर्व करना अटमोस्ट प्रायोरिटी पे ना रख के पैसे कमाने को ऊपर रखा जाता है आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। They want to remain in power or get power and position for themselves। उनको पावर में रहना है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, गलत लोगों का भी साथ दे देते हैं। आपने अगर देखो बेटा, एक मूवी है नायक, नायक मूवी है, बेहतरीन मूवी है इलेक्शंस के बेसिस पे, कभी समय मिले एग्जाम के बाद फ्री हो तो देखना जरूर, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे भी है, पुरानी मूवी है अनिल कपूर की, मजा आ जाए। Wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on the sense of duty। तो हाँ, वो लोगों को भी प्रॉफिटेबल रखते हैं, लोगों के लिए भी फील करते हैं ड्यूटी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि अपने करियर्स को भी वो रखते हैं साइड में। Sometimes they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want। और इसी चक्कर में कभी कभी उनके आइडियाज जो लोग चाहते हैं उनसे मैच ही नहीं होते हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो लोग चाहते ही नहीं होते, कभी कभी ऐसा भी होता है। हाउ डू वी डील विद दिस इन रियल लाइफ सिचुएशन, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हम इससे डील कैसे करें, इसको संभाले कैसे बच्चों। वन वे टू ट्राई टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, समझो, उनके साथ समय बिताओ, उन कस्बों को, उन कम्युनिटी को जिनके लिए आप रूल बना रहे हो उनको समझना पड़ेगा। एंड सेम गोस फॉर पीपल एज वेल, उनको भी लीडर्स को समझना पड़ेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक टीचर एक बच्चे को पसंद कर रही है और बच्चा नहीं कर रहा है या वाइसा वर्सा, तो नहीं चलेगी ना गाड़ी। आप तब तक उस इंसान से पढ़ नहीं सकते जब तक आपको उनसे प्यार ना हो, जब तक आपको उनकी रिस्पेक्ट ना हो। समझ रहे हैं आप। हम तो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, रोज ऐसे ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिनको फर्क भी नहीं पड़ता है माँ बाप कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली कई बच्चों का दिखता है। जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम ये प्रिपरेशन करा दो, मैं उनसे 1 रुपया नहीं लेती, मत दो भैया, तुम पढ़ने आए हो, तुमने विश्वास जताया, तुम आओ तुम पढ़ो। यूट्यूब पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं यार फ्री में, और वो लोग कहीं ट्यूशन भी नहीं लगवाते हैं। एंड वो आप में से कौन कौन है यार जिसकी ट्यूशन भी नहीं है, सिर्फ आप यूट्यूब के बेस पे पढ़ते हो। देखो कितनी, मतलब ऐसे भी तो लोग हैं यार, कई लोगों को बहाने मिल जाते हैं, नहीं यार हमारे घर में तो चोर था, नहीं यार हमारे पास पैसे नहीं थे हम ट्यूशन नहीं लगवा पाए। और इन बच्चों को देखो 90s में मार्क्स लाए थे लास्ट ईयर भी, समझ रहे हो। तो समझना पड़ता है। The other and more realistic way to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and unpunished for not doing so।
बेटा ऐसा भी कुछ होना चाहिए, लीडर्स को भी तो कुछ कुछ अप्रेजल मिलना चाहिए, कुछ कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए कि उनने वाह क्या स्कीम बनाई है, एंड वाइसा वर्सा। अगर कुछ गलत करते तो उनको पनिश भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, इनको ये रिवॉर्ड, इनको ये पनिशमेंट देगा कौन? तो बेटा जी कौन देगा? द पीपल, हम लोग, क्योंकि हमने ही तो इनको बनाया है, तो हम ही इनको पुरस्कार देंगे और हम ही इनका पुरस्कार छीन लेंगे, है ना भाई? यानी कि इनको पनिशमेंट भी हम ही देंगे। चलिए, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ द लीडर फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। लेकिन क्या होता है, कभी कभी चलो हमने चुन लिया नेता, 2-3 साल तो समझने में लग गए उसको, लेकिन वो अपनी हरकतें कर रहे हैं, वो नहीं ढंग से लोगों को रेगुलेट कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? अगली बार नहीं जीतेंगे, अगली बार उनको लोग नहीं चुनेंगे, है ना भाई? अगली बार नहीं चुनेंगे उनको। फिर ये दो कार्टून्स दिए हुए हैं, राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ देम इन योर ओन वर्ड्स, हैव अ डिस्कशन इन क्लास ऑन विच ऑफ द टू इज क्लोजर टू द रियलिटी ऑफ योर ओन लोकेलिटी। ड्रॉ अ कार्टून, ये तो छोड़िए। देखिए ये तो आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या? अभी अभी आपको ये कमेंट्स में लिखना है। कमेंट्स में आपको लिखना है कि पहले पिक्चर क्या बता रही है टाइम स्टैम्प डाल के, और दूसरी पिक्चर क्या बता रही है। जिसका भी सही होगा मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगी, जिसका भी सही होगा आंसर मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगी। बताना है आपको, ठीक है? मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, मेरे पास वोट है। और यहाँ पे एक नेता प्रॉमिसेस का झोला भर के जा रहा है, और पीछे ये जो डॉगी है यानी कि वोटर, वोट देने वाले पीछे आपके प्रॉमिसेस पूरे कर दो ऐसे कर रहा है, ठीक है? चलिए, What is our system of election? तो हमारे देश में ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये सिस्टम वाला सिस्टम नहीं है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन है। कैसे काम करता है, यानी कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं इलेक्शंस। आफ्टर 5 years द लोकसभा और विधानसभा, एक ही नाम है, स्टैंड्स डिसॉल्व। 5 साल बाद जब दोबारा री इलेक्शंस होते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है, सारे एमएलए, सारे एमपीज इधर उधर हिलजुल जाते हैं। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, और उनका जो रिजल्ट है वो भी सेम डे या विद इन अ फ्यू डेज आ जाता है। वही बाय इलेक्शन इज अ टर्म बेटा जिसके अंदर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या तो मर जाए या रिजाइन कर दे, तो बीच में इलेक्शंस दोबारा करने पड़े, इसे कहा जाता है बाय इलेक्शंस। ये 1 मार्कर में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको बता दिया जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन या तो रेजिग्नेशन दे दिया, या उनकी डेथ हो गई, या कुछ एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटी, तो री इलेक्शन किए जाएंगे। Now, electoral constituencies. What are constituencies? In our country, we follow an area-based system of representation. और हर एक एरिया से उठ के आता है एक representative. इन्हें कहा जाता है constituencies. The country is divided into different areas for the purpose of elections. These areas are called electoral constituencies. हर एक जगह पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है इलेक्शन। The voters who live in an area elect one representative. तो एक लीडर आ जाएगा जो लोकसभा की गद्दी पे जाके बैठेंगे। चलिए कमेंट्स में बताइए कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे देश में। हमारे देश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा में, जरा कमेंट्स में बता दीजिए मेरे बच्चों, फटाफट से बता दीजिए। हाँ जी बच्चों, 543, वेरी गुड। चलिए, the representative elected from each constituency is a member of parliament or an MP. MP is member of parliament. लोकसभा, member of legislative assembly, MLA, state legislative, राज्यसभा। Now, a constituency is a geographical area who elect a representative to the legislative bodies. तो बेसिकली हर एक पर्टिकुलर एरिया से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, एंड उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर निकल के आते हैं। बेटा जी ये 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं।
चलिए, ये था आपका नेशनल लेवल पे लोकसभा। स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट को डिवाइड किया गया है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और यहाँ पे आते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे आते हैं एमएलएज एंड वहां पे आते हैं एमपीज। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। विलेज लेवल पे हर एक विलेज या टाउन को डिवाइड किया गया है वार्ड्स में, और वहाँ वार्ड्स को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक वार्ड का एक मेंबर होता है फॉर द विलेज एंड या फिर लोकल बॉडी के लिए, अर्बन लोकल बॉडी के लिए, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली। तो देखा जाए तो नेशनल लेवल पे लोकसभा का, स्टेट लेवल पे राज्यसभा का, एंड साथ ही साथ यहाँ पे विलेज लेवल पे वार्ड्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही होगी, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थर्ड टायर पे। Now what are reserved constituencies? बेटा जी, हमारे देश में जब इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था जनरल्स में एंड एससीज एंड एसटीज में, तो क्या होता था, इन लोगों के लिए बीपी मंडल जी ने लड़ाई लड़ी। किससे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी गांधी जी से और मांगी सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन गांधी जी ने सोची दूर की। उन्होंने कहा ना बाबा ना, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देने वाला। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब चुनने वाले भी एससी एसटी हो और चुनाव लड़ने वाले भी एससी एसटी हो। उन्होंने कहा ना बाबा ना, दूर की सोच रहा हूं मैं तो एससी एसटी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं कर सकता। हद मार के मैं रिजर्व्ड सीट दे सकता हूं जिसके अंदर वोट चुनाव लड़ने वाले तो एससी एसटी हो, लेकिन उनको वोट देने वाला हर इंसान, जनरल, एससी एसटी, ओबीसी सब हो। तो सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये थोड़ी सी नीची जातियां मानी जाती हैं बच्चों। इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससीज, 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटी ऑन द 26 जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एनसीईआरटी में अपडेटेड है तो प्लीज डू द सेम। नंबर इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। यस, जितना उस पर्टिकुलर एरिया का एससी एसटी का कॉम्पोजिशन है उसी रेशियो में उनको सीट मिल जाती है। This system of reservation was extended later to the weaker sections at the district and local level पे भी बाद में जाके इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई, यानी कि 1/3 seats were reserved for SCs and STs in local and district level as well बच्चों। In many states, seats in rural panchayat, urban municipalities and corporations, local bodies are now reserved for other backward classes as well. Yes, अब तो OBCs के लिए भी seats are reserved. OBCs are other backward classes, यानी कि कुछ छोटी छोटी जातियों ने मिलके अपने आप को backward classes के ग्रुप में डाल लिया। other backward classes इनको कहा गया। Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban areas bodies for women as well. और ऐसे ही औरतों के लिए भी सीट रिजर्व की गई, SC, ST, OBC and women. Now what is a voters list? बेटा जी, वोटर्स लिस्ट का मतलब होता है वोटर के लिए लिस्ट, यानी कि एक ऐसी लिस्ट। पहली बात तो इसका दूसरा नाम कोई मुझे बताएगा कमेंट्स में? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वोटर लिस्ट? कोई बताएगा मुझे कमेंट्स में व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वोटर लिस्ट? फटाफट। आई नो इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन बट मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, सारे। वेरी गुड। इलेक्टोरल रोल भी बोला जाता है बच्चों इसको, इलेक्टोरल रोल। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लिस्ट ऑफ पर्संस जो कि एलिजिबल टू वोट है, दैट इज 18+ ईयर ऑफ एज के हैं, उनके लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है एंड वो इनविटेशन भेज दिया जाता है लोगों के एड्रेस पे। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली नोन एज इलेक्टोरल रोल and is commonly known as voters list. Responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. तो yes, ये सेंसस में ही लोगों का सर्वे किया जाता है जिसके अंदर एज वाइज वोटर लिस्ट को तैयार कर लिया जाता है। ऑफ कोर्स जब सेंसस हुआ उसके अगले दिन ही कोई बच्चा 18 साल का हो गया या
कोई 18 साल से ऊपर का बंदा मर गया तो ये थोड़ा बहुत तो लगा रहता है, लेकिन इसीलिए सरकार ने बोल दिया है अब आप क्या कर सकते हो, अपने आधार कार्ड के बेसिस पे भी जाके, अपनी 10th की मार्कशीट के बेसिस पे भी जाके, अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो वोट कास्ट कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ओके, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहली कंडीशन क्या है? एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। हर एक को बेटा अधिकार होना चाहिए। ये नहीं है तो झुग्गी झोपड़ी से उठ के आया तू वोट नहीं देगा, या तू बंगले से उठ के आया तू वोट देगा, नहीं तू काला है तू वोट नहीं देगा, नहीं तू मोटा है तू वोट नहीं देगा। नहीं, आप किसी भी ग्राउंड पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रेस, किसी भी बिलीफ पे, किसी भी बेसिस पे यू कैन नॉट डिनाई एनी पर्सन टू कास्ट his or her vote. You can't deny. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग हर एक 18 साल से ऊपर के आदमी के पास, औरत के पास राइट टू वोट का अधिकार है। Everyone should have one vote and each vote should have one value. No one should be denied to the right to vote without a good reason. हर एक citizen deserve करता है to have an equal say in decisions that affect them. आपको पता है जब कोई कैदी भी जेल में बंद होता है, बड़े से बड़ा कैदी, उससे भी वोट दिलवाया जाता है। Yes, उससे भी वोट दिलवाया जाता है। This is the importance of voting. उनको भी वोट के लिए लेके जाया जाता है, तो इतना important है वोट। All the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote, regardless of his or caste, gender, religion, जो अभी आपको बताया मैंने। कुछ criminals, कुछ person जिनके पास ढंग से दिमाग नहीं होता है, उनको आप डिनाई कर सकते हो for right to vote, but only in rare situation. ये बहुत ही कम होता है बच्चों, ऐसा बहुत ही कम होता है कि नहीं तू नहीं देगा वोट, तू तो पागल है। नहीं, जेन्युइन रीजन होना चाहिए, जेन्युइनली वो पागल होना चाहिए, जेन्युइनली वो बड़ा क्रिमिनल होना चाहिए कि उसको बाहर निकालना भी अनसेफ है, तभी उनको राइट टू वोट को डिनाई किया जा सकता है। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters. As new persons attain voting age, names are added to the voter list. Yes, वो ऐड हो जाती है। जब आप वोट देने जाते हो, वोटर लिस्ट में आपके नाम को कट करेंगे, आपके नेल पे एक नेल पेंट सी लगाएंगे, इंक लगाएंगे कि आपने वोट दे दिया, ताकि आप बार बार घूम फिर के मजे के लिए वोट देने ना आ सको। As new person attain voting age, ये तो हो गया। Names of those who move out of the place or those who are dead are deleted. तो बस कोई मर गया, कोई शिफ्ट हो गया आउट ऑफ कंट्री, तो उनका नाम को डिलीट कर दिया जाएगा। A complete revision of the list take place every 5 years में ये रिविजन होती है। A new system of election photo identity card, EPIC, has been introduced. बेटा जी पहले सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं आपको, ये वोटर आई कार्ड के थ्रू ही आप वोट दे सकते थे। यू वोंट बिलीव, व्हेन आई गॉट 18+ देन मेरे पास वोटर आई कार्ड नहीं था, तो मैंने 20 की होके मैंने पहली बार वोट कास्ट किया था, क्योंकि 2 साल तक मेरा वोटर आई कार्ड ही नहीं था। और ऐसा नहीं है हर साल इलेक्शंस हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन लोकल लेवल वाले इलेक्शंस में भी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन बाद में एक रूल आया कि आप अपने आधार कार्ड के बेसिस पे वोट दे सकते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया में। दैट इज, जैसे मेरी मम्मी का घर जहाँ पे है तो उसके पास का एरिया में मेरा सेंटर पड़ता है, वहाँ जाके मैं वोट कर सकती हूँ। ये नहीं आप घूमते फिरते कहीं भी कर दो, एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में एक पर्टिकुलर एरिया के ही लोगों का नाम फिल्ड होता है और वही जाके वहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हैं। However, the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other documents, proofs if of identity like ration card, driving license, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट, ये सब चीजें आप दिखा सकते हो। नाउ पहले से वोटर आई कार्ड हुआ करता था। क्लियर है बच्चों? पक्का? चले आगे। हाँ, तो नेक्स्ट इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए बेटा, कोई भी जो वोटर होता है वो बेटा कैंडिडेट भी इलेक्शंस में बन सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है कि उसकी एज जो है वो 25 साल से ऊपर की होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। तो बेसिकली उनको प्रोवाइड किया जाता है पार्टी टिकट, सिंबल, और साथ ही साथ उनको सिंबल समझ रहे हैं ना, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का क्या है, जरा कमेंट्स में बता दीजिए बच्चों, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस पार्टी का क्या है, आम आदमी पार्टी का सिंबल क्या है। मैंने बीजेपी का तो बता दिया, लोटस, कमल,
हाँ जी, कम ऑन मेरे 9th के बच्चों, अब तो 9th की भी लाइव ले रहे हैं यार हम लोग यहाँ पे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ जी, कांग्रेस का है हाथ, आम आदमी पार्टी का है झाड़ू। यस, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड अ पार्टी टिकट। दैट इज, जब आप चूज हो जाते हो कि ठीक है आप कैंडिडेट बनने वाले हो, तो आपको मिलती है पार्टी टिकट। अब ये वो वाली पार्टी नहीं है कि आप पार्टी करने जा सकते हो, नो 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 नो। ये पार्टी का टिकट का मतलब है कि आप अब इलेक्शंस में एज अ कैंडिडेट खड़े हो सकते हो। कैंडिडेट हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट मैम? सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ? बेटा जी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्सन्स कैन बी स्टैंड फॉर द इलेक्शन। अगर आपने बोला मैं कैंडिडेट बन रहा हूँ और आप पीछे से निकल लिए पतली गली से एक हफ्ते बाद, तो बेटा जी वो सीट तो फिल हो गई ना, तो इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है ताकि आप बीच में बैकआउट ना कर दो, कोई घपला ना कर दो, कुछ कुछ गलती ना कर दो, कुछ नुकसान ना कर दो सरकार का। Every candidate has to make a legal declaration giving full details of what? देखिए बेटा, जब भी कोई कैंडिडेट बनता है तो उसे कुछ बातों का ऑफिशियल डिक्लेरेशन करना पड़ता है दुनिया के सामने। कोई क्रिमिनल केस उसके खिलाफ पेंडिंग तो नहीं है, सबसे पहला पेंडिंग। देखो बेटा, मैंने किसी को चाकू मारा, वो मर गया, मैंने मर्डर कर दिया और मैं जेल चली गई, लेकिन मैं अपनी सजा काट के वापस आई तो मैं भी कैंडिडेट बन सकती हूँ। कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, बाकी तो जो मर्जी करो। अपने असेट्स और लाइबिलिटीज का पूरा डिटेल्स देनी है, यानी कि आपके पास कितने असेट्स हैं, कितने रिसोर्सेज हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज है आपके ऊपर, क्या क्या उधार है जो आपको चुकाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हो। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court कि आपको ये सारी बातें डिक्लेयर करनी होंगी इलेक्शंस कंटेस्ट होने से पहले। चलिए सवाल पूछे आपसे कुछ, मुझे 2 रीजन बताइए, 2 डीमेरिट सिर्फ नाम नाम लिख दीजिए ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। मैंने 5-6 बताए थे, आप 2 बता दीजिए बस कमेंट्स में फटाफट से। एक्टिव रहना है, लुल नहीं बैठना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करनी है ना बच्चों, है ना। कमेंट्स में मुझे बता देना नेक्स्ट चैप्टर भी कौन सा चाहिए तुमको, नाजदम चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, कौन सा चाहिए बता देना मुझे, ठीक है, मैम ले आएगी। चलिए, इलेक्शन कैंपेन्स। इलेक्शन कैंपेन्स का मतलब क्या होता है बेटा जी? इलेक्शंस को कंडक्ट करने के टाइम पे हमें लोगों का प्यार चाहिए होता है और उस प्यार के लिए हमें करने पड़ते हैं कैंपेन्स। यहाँ पे हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी समझा सकते हैं, अपने आप को स्टड दिखा सकते हैं। जैसे होता है ना पिक्चर का ट्रेलर, ट्रेलर से हम मूवी देखने जाते हैं, तो सेम वैसे ही कैंपेन्स के थ्रू लोगों का विश्वास जीता जाता है बाय द पार्टीज। मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन, गिव पीपल अ चांस टू चूज the representatives, the government and the policies they prefer. तो कैंपेन्स के थ्रू ये सब समझ पाते हैं ऑर्डिनरी पीपल अबाउट द पार्टी। Why campaign is conducted? To have a free and open discussion about who is a better representative and उनकी क्या क्या policies हैं। In India, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. बेटा जी, जब वोट आने वाले होते हैं तो इससे 1-2 हफ्ता पहले के करीब इनको बंद कर दिया जाता है कैंपेन्स को। क्यों? ताकि अब आप लोगों को, आपने लोगों को रिझा लिया, अब उनको चूज करने का मौका दो। इसलिए क्योंकि एंड तक अगर आप उनके दिमाग में बैठे रहोगे तो वो गलत डिसीजन ले लेंगे, इसलिए। During this period, the candidates contact their voters. Political leaders address election meetings. Political parties mobilize their supporters. In election campaigning, political parties try to focus public attention on some big issues and get them to vote for their party on that basis. तो लोगों को आकर्षित किया जाता है, उनको राशन बांटना, उनको दारू बांटना, उनके लिए पैसे बांटना, उनको स्कूल में एडमिशन्स करवाना, उनके आधार कार्ड बनवाना, अलग अलग चीज़ें की जाती हैं अलग अलग पार्टीज के द्वारा, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग एरियाज में। तो यही कहलाते हैं इलेक्शन कैंपेन्स।
अलग अलग स्लोगन्स का यूज किया गया है पुराने समय में, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी जी लीड करी थी, उन्होंने गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी का नारा लगाया था इन द इलेक्शंस ऑफ 1971। सेव डेमोक्रेसी लोकसभा इलेक्शंस 1970 में 7 में जनता पार्टी ने लगाया था। देन लेफ्ट फ्रंट पार्टी ने लैंड टू द टिलो वेस्ट बंगाल में ये नारा लगाया था। देन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस जो कि 1983 में हुए थे, उसमें एनटी रामाराव जो लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी थे, उन्होंने ये नारा लगाया था। तो ये नारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्कर एमसीक्यू आ जाते हैं। तो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं गरीबी हटाओ किसने बोला, या इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या बोला, ऐसे। देखिए बेटा, एक और रूल है कि हमारे इलेक्शन कैंपेन के या हमारे इलेक्शन फिलोसफीज के अकॉर्डिंग एक जो इलेक्टर है यानी कि पार्टी है, ये वो क्या नहीं कर सकता, वो किसी को भी घूस नहीं दे सकता, ब्राइब मतलब घूस देना, या उनको डरा नहीं सकता, वो रिलीजन या कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांग सकता, वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इलेक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकता, स्पेंड मोर देन 25 लाख। देखिए बेटा, अगर आप लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं तो 25 लाख से ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते इलेक्शंस के कैंपेन्स में, और अगर आप राज्यसभा के लिए लड़ रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर आप नहीं खर्चा कर सकते। बेटा जी, करोड़ों में खर्चा करते हैं ये सिर्फ लिखी हुई बातें, करोड़ों में खर्चा करते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग क्योंकि हार जाते हैं। तो वैसे लिमिट है 25 lakhs and 10 lakhs, बट दे स्पेंड अ लॉट बस वोट्स के लिए। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी डज सो, देयर इलेक्शन can be rejected by the court. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct. Yes, another important line, model code of conduct. Can you just tell me the name of the institution जो इलेक्शन से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है? Tell me the name. Tell me the name of the institution that makes rules and regulations regarding the elections. Come on, guys. हाँ जी, यस बेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स। क्या हो रहा है? हेलो, हाँ, सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस followed by political parties and contesting candidates during the election time, and these are made by the election commission of इंडिया। ये बनाई जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको फॉलो करना होता है हर एक पार्टी को। ये कोई भी वर्शिप की जगह को यूज नहीं कर सकते हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स एयरक्राफ्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मैं मॉल बनाऊंगा, मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं मेट्रो बना दूंगा, ये बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं आपको जब तक आप पावर में नहीं आते हो, जब तक आप करके नहीं दिखाते हो, क्योंकि लोगों को झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी, एंड दिस इज स्ट्रिक्ट अ नो। नाउ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग का मतलब होता है वोट कास्ट करना, काउंटिंग का मतलब होता है उस कास्ट हुए वोट को काउंट करना। तो बच्चों, द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट इज कॉल्ड द पोलिंग या इलेक्शन डे। जिस दिन लोग वोट्स डालते हैं उस दिन को कहा जाता है पोलिंग डे या इलेक्शन डे। द वोटिंग इज डन इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे की जाती है वोटिंग बेटा? हर एक पर्सन का नाम एक पर्टिकुलर वोटर लिस्ट में होता है जो पोलिंग बूथ के पास अवेलेबल होता है। जब वोटर बूथ के पास जाता है वहां पे वो उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनके फिंगर पे एक मार्क लगाते हैं और उन्हें वोट देने देते हैं। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. तो बेटा जी, जैसे मैंने वोट दिया हुआ है तो मुझे पता है एक ऐसे डब्बा सा होता है, उसके अंदर एक मशीन पड़ी होती है एंड उसके अंदर बटन्स होते हैं, एंड हर एक बटन के आगे एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है या नाम भी होता है, और एक ऑप्शन होता है नोटा का। नोटा का मतलब होता है मैं किसी भी पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं वोट कास्ट करने आया हूँ एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो वहां पे वो आप वोट कास्ट कर सकते हो। एक टूं की आवाज आएगी। आवाज क्यों? ताकि आप 4-5 बटन ना दबा के आ जाओ, इसलिए एक आवाज आएगी उसके ऊपर कि आपने इस पर्टिकुलर पर्सन का वोट कास्ट किया है, एंड देन आप अपने घर की ओर निकल जाएंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। पहले जो वोटर्स थे वो हुआ करते थे बैलेट पेपर के थ्रू।
देखो बेटा क्या होता था, पहले एक डब्बा पड़ा होता था और डब्बे के पास एक स्टैम्प्स पड़े होते थे, अलग अलग पार्टी के सिंबल्स के स्टैम्प होते थे और छोटी छोटी पर्चियां होती थी। तो आपको अंदर जाना होता था, आपको वो स्टैम्प उठाना होता था, एक पर्ची पे ठप्पा मारना होता था, उस पर्ची को फोल्ड करके उस बॉक्स में डाल देना होता था। पहले बैलेट पेपर होते थे, लेकिन बेटा बैलेट पेपर की वजह से वहां पे क्या होता था, बहुत घपले, लोग अपने आप चिट्स डाल रहे हैं, लोग डबल ट्रिपल काउंटिंग कर रहे हैं, तो घपलों के थ्रू इसकी काउंटिंग होती थी। तो इसीलिए आई ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और अब ये मशीन ही इस्तेमाल होती है वोट कास्ट करने के लिए। इनके दो फायदे हैं, घपले होना बहुत ही नामुमकिन सी चीज है, दूसरी चीज वोट का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि मशीन है ना, वो टोटल तो कर चुकी है, अब बस पूरी दुनिया की मशीनों को, पूरे देश की मशीनों को इकट्ठा करना है और चुनना है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली। ईवीएम्स काम कैसे करती है? हाउ डज ईवीएम्स वर्क? द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल. द वोटर हैज जस्ट टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स शी वांट्स टू गिव हर वोट. एक बार जब पोलिंग ओवर हो जाएगी तो ईवीएम को सील कर दिया जाएगा और उसे एक सेफ प्लेस पे लेके जाया जाएगा. कुछ दिनों बाद सारी की सारी ईवीएम्स को ओपन किया जाएगा और वोट को काउंट किया जाएगा. फिर द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, उनको मीडिया के थ्रू सबको बता दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर इंसान इस वोटिंग में जीत चुका है. तो ऐसे काम करती है ईवीएम बच्चों. है ना आसान? ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. बस ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे हाउ डज ईवीएम वर्क में. बस हो गया, पीपीटी में ये आंसर निकल गया, देख रहे हो? ठीक है. So in a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day. Television channels, radios, newspapers सभी इन इवेंट को दिखाते हैं. Within a few hours of counting, all the results are declared. और कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में ये सारी काउंटिंग होने के बाद वोट्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है, रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है. Now, what makes elections in India democratic? हमारे देश में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे हैं बच्चों? देखिए बच्चों, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस क्या क्या होता है, क्या क्या घपले, क्या क्या गड़बड़े की जाती हैं इलेक्शंस में. तो बच्चों, न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज चैनल्स ऑफन रिपोर्ट अबाउट द माल प्रैक्टिसेस, जैसे कि फॉल्स नेम्स. बेटा क्या किया जाता है, जेन्युइन नेम्स को वोटर लिस्ट से हटा के अपने बंदों के नाम डाल दिए जाते हैं खुद के द्वारा, खुद पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा. इतना तो यार उनका बीच में और इन्वॉल्वमेंट होता है. तो इससे क्या होगा, उनके बंदे बार बार वोट करने आएंगे अलग अलग नाम से. एंड इंडिया में सब चलता है, फेक डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं. मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज को बेइंतहा यूज करना. एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, मैंने बताया ना 10 लाख 25 लाख से बहुत ऊपर तक ये लोग पैसा खर्च करते हैं. इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, पोलिंग डे पे ही उनको फोर्स किया जाता है कि 500 की पत्ती पकड़ना, इसको वोट दे देना, देख तेरे कास्ट का है, देख तेरे रिलीजन का है, देख तेरे सरनेम है, ऐसे ऐसे करके. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आ सकता है अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है तो बेटा जी, इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड अ वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन. यहाँ पे सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस होती है जैसे कि एक जुडिशरी के पास होती है, क्योंकि इलेक्शंस के समय कोई और जज, कोई और पुलिस कुछ और काम नहीं करती है. मेजरली इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजंस टॉप टू बॉटम A to Z इलेक्शन कमीशन ही लेती है और इसके बीच में कोई भी नेता, कोई भी जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकता है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. एंड इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ पावर्स, और इनके पास बहुत सारी पावर्स भी होती हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि ये डिसीजंस ले सकते हैं किसी भी मायने में इलेक्शन से रिलेटेड. ये इंप्लीमेंट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और पनिश करते हैं अगर कोई भी इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है. तो इलेक्शंस के टाइम पे ये ऑर्डर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए. दैट इज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बीच में इंटरवीन करना अलाउड नहीं होता है. जब इलेक्शन ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क करते हैं अंडर द इलेक्शन कमीशन, नॉट अंडर द गवर्नमेंट. तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स की प्रिंसिपल्स, टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब के सब इलेक्शन कमीशन के अंडर आके उनके लिए काम करना शुरू हो जाते हैं इलेक्शंस के दिनों में. Popular participation, it is a way to check the truth of free and fair elections.
people's participation in the election is measured by voter turnout figure. Voter turnout figure मतलब कितने votes आए, कितने लोगों ने vote cast किया. Turnout indicate the percentage of eligible voters who actually cast their vote. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बच्चों जो वोट देने नहीं जाते हैं ड्यू टू एनी कारण. वो दिल्ली में नहीं है, वो पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, उनको बहुत दूर लग रहा है, उनका बच्चा छोटा है, वो बीमार है, किसी भी कारण से. तो टर्नआउट फिगर्स हमें ये बताती हैं कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स वोटर लिस्ट में थे उसमें से कितने परसेंटेज पीपल ने वोट कास्ट किया है इस साल. इन इंडिया मोस्टली जो वोट्स हैं वो आते हैं वीकर सेक्शन से. बेटा जी उनको आस होती है. वीकर सेक्शन वोट्स क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक आस होती है कि अगर हम वोट कास्ट करेंगे तो हमारे लिए कुछ तो बदल सकता है. तो पुअर सेक्शन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. कॉमन पीपल इन इंडिया फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपील फॉर सम चेंज. The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. लेकिन अब देखा जा रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट अबाउट द इलेक्शंस इन इंडिया भी इम्प्रूव होता जा रहा है बच्चों, इंक्रीज होता जा रहा है. एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. देखो बेटा आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि अगर हार गए तो रोने लग जाओगे और मम्मी आपको चॉकलेट दिलाएगी, और ऐसी हमारी पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं है. तो इसीलिए जो भी रिजल्ट आता है वो इलेक्शन के कंटेस्टिंग पार्टीज कैंडिडेट्स को बिल्कुल अच्छे से हंस के अडॉप्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है. आउटकम ऑफ द इलेक्शन एंड इट्स एक्सेप्टेंस स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ द सक्सेस ऑफ इलेक्शन. अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर ना होते तो हमेशा पावरफुल ही जीतता ना बच्चों. हाउएवर इन इंडिया रूलिंग पार्टीज कई बार इलेक्शंस को हारी है और छोटी छोटी पार्टीज कोलिशन बना के जीती भी है. तो ये दिखाता है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है बच्चों. रूलिंग पार्टीज कभी कभी हारती हैं. यूएस में एन इंक्यूमेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs और MLAs lose elections. देखो बेटा किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं लेकिन अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस बहुत अच्छे से होते हैं. यूएसए में तो लोग बैठे रहते हैं गद्दी पे, 2 साल तो यही चलेगा, 3 साल तो यही चलेगा, 2 बार तो यही पावर में आएगा. इंक्यूमेंट का मतलब होता है जो करंट होल्डर है पॉलिटिकल ऑफिस का. यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर्स इन इलेक्शंस इज बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टी और कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम. तो जब री इलेक्शंस होते हैं जो एक्चुअली पार्टी होती है वो भी पार्टी इलेक्ट कर रही होती है. इंक्यूमेंट कहलाती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी. वाओ बड़ा पिक्चर. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes, those with known criminal connections often lose elections. जिनका पता चलता है उन्होंने बहुत पैसे लगाए, उन्होंने क्रिमिनल केसेस किए हुए हैं, वो गुंडे हैं, मवाली हैं, जबरदस्ती लोगों से वोट्स निकलवा रहे हैं, वो भी हार जाते हैं जी. Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict. People's verdict मतलब लोगों का डिसीजन. लोगों का डिसीजन मान के हर एक पार्टी उसको हंस के मंजूर कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है. तो आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. यस, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द लास्ट टॉपिक. आई एम सॉरी. यस, अब देखिए बच्चों, क्योंकि हमने बताया कि इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं, लेकिन बेटा कुछ रुकावटें, कुछ चैलेंजेस तो इनके सामने आते ही हैं. They conclude elections in India are free and fair. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen. वो क्यों जीतती है बेटा? क्योंकि लोगों ने उनको चुना है. However, this does not hold true for every constituency. कुछ कैंडिडेट्स तो बच्चों जीत जाते हैं थ्रू मसल एंड मनी पावर भी, लेकिन ओवरऑल द जनरल इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर. तो लोगों की ही बात मानी जाती है. बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि घपले करके मार काट करके अलायंसेस बना के वो जीत जाते हैं. देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल इन हिस्ट्री ओवर 60 years इन आवर कंट्री. तो बहुत ही कम केसेस है जिसमें ऐसा हुआ है. ऑल्दो ऑलमोस्ट सभी लोग मेहनत से और लोगों की चॉइस से ही जीतते हैं. Candidates and party with a lot of money enjoy a big and unfair advantage over smaller parties. तो ये कुछ challenges है बच्चों जो फेस किए जाते हैं स्मॉलर्स पार्टी से. जैसे कि आप जानते हो कांग्रेस ने कितने साल हमारे पे राज किया. क्यों?
क्योंकि इसने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली थी और उनके सामने बीजेपी जैसी पार्टी या और भी पार्टीज डरती थी आने पे, लेकिन जब आई तो तबाही भी तो मचाई बच्चों। देखिए जब मैं वोट देने जाती हूँ तो वहाँ पे 7-8 पार्टीज के नाम होते हैं, लेकिन मैं उसमें से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ही जानती होती हूँ या एक आधी और। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो बस अलायंसेस बनाने के लिए सामने आती हैं या कोई प्रमोशन नहीं करती हैं, वो वोट बांटने के लिए आती हैं सिर्फ। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस वो भी कभी कभी क्या कर देते हैं, पुश करते हैं और टिकट ले लेते हैं मेजर पार्टीज के साथ साथ। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कई बार अपने ही रिलेटिव्स में टिकट्स को बांटा जाता है। सपोज मैं कैंडिडेट बन रही हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को भी कैंडिडेट के लिए, मैंने अपने भाई को भी कैंडिडेट के लिए खड़ा कर दिया, उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने वोट्स बांटने के लिए ऐसा किया कि सामने वाली पार्टी के कुछ वोट्स क्या पता उसको आ जाए और हमारे वोट्स मिलके, हमने तो अलायंस में खेल रहे हैं जी, जो उसको आएंगे वो मेरा है, मैं ही पार्टी बनूंगी, वो पार्टी बनना ही नहीं चाहती, तो ऐसा भी किया जाता है। इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस, कई बार तो कोई चॉइस भी नहीं मिलती है, सिमिलर होती है तो लोग चूज नहीं कर पाते हैं। स्मॉलर पार्टीज आर इंडिपेंडेंट, कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। तो छोटी छोटी पार्टीज को तो नाम कमाने में ही समय लग जाता है, लोगों को समझाने में ही समय लग जाता है कि हम भी एक पार्टी है, हम भी इस बार खड़े हुए हैं, हमें भी चूज कर लो भाई, हमें भी पहचान लो भाई। तो इसी के साथ एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर होता है खत्म। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं इसके लिए लेके आई हूँ आपके लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट्स पूछ लेने का है, डरने का नहीं है। Which of the following statements about the reasons for conducting elections are false? तो बेटा ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है जिसका आंसर इसमें सी है। गुड रीजन टू से इंडिया इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्योंकि इंडिया के पास नंबर ऑफ वोटर सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। मैच द फॉलोइंग करनी है, इसके अंदर ये आंसर मैंने मैच करके लगाया हुआ है कि इट इज नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं वो कहीं बाहर चले जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन रहे सोसाइटी में। हर एक के पास 1 वोट 1 राइट है, ताकि हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की। Party in power is not allowed to use government vehicles because everyone has an equal opportunity to, all candidates must have a fair chance of competing the elections. ऐसा नहीं है कई लोग गवर्नमेंट की मशीनरीज या रिसोर्सेज यूज करके थोड़ा सा अपने आप को रिच दिखा सके। लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज मेंशन इन द चैप्टर। देखिए बेटा, वोटर लिस्ट का बनना, इलेक्शन शेड्यूल बताना, इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिखाना, कैंपेन्स करना, नॉमिनेशन फॉर्म भरना, वोट कास्ट करना, रीपोल यानी कि बाय इलेक्शन का होना, काउंटिंग करना और फिर इसके रिजल्ट्स को डिक्लेयर भी करना। Sulekha is an officer in charge in ensuring free and fair elections in an assembly constituency in a state. Describe what should focus on for each of the following stages of the election. तो इलेक्शन कैंपेन में वो क्या चेक करेगी? लॉ एंड ऑर्डर, वो देखेगी कोई मनी एंड मसल पावर तो यूज नहीं कर रहा है, वो देखेंगी एक्सपेंडिचर लिमिट से ही काम कर रहे हैं ना लोग, 25 लाख फॉर लोकसभा, 10 लाख फॉर राज्यसभा, टू इंश्योर नो प्रमोशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। तो ये सारी चीजें सुलेखा जी देखेंगी। पोलिंग डे पे देखेंगी कि वोटर आईडी है कि नहीं है, बूथ कैप्चरिंग तो कोई नहीं कर रहा है, यानी कि बूथ पे कब्जा तो कोई नहीं कर रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं ना। काउंटिंग डे पे देखेंगी फेयर काउंटिंग होनी चाहिए और रिगिंग नहीं होनी चाहिए वोट्स की, यानी कि घपले इधर उधर मिक्सअप नहीं होना चाहिए वोट्स का। टेबल बिलो गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अमंग द कैंडिडेट हु वन इलेक्शंस टू द यूएस कांग्रेस। बेकार है। ओके, कह रहे हैं क्या हम कोई कंक्लूजन कर सकते हैं? गिव 2 फैक्ट्स टू सपोर्ट योर पोजीशन for each of these. Can we draw the following conclusions from the information given? Election Commission of India does not have enough powers to conduct free and fair elections in the country. No. The given conclusion of the Election Commission cannot be drawn because Election Commission release करती है Code of Conduct जिसको सबको follow up करना होता है बच्चों। Elections के दौरान the elections in charge works under the Election Commission and वो सारे के सारे चीजों को देखता है। There is a high level of popular participation in the election in our country. तो yes, we know कि हमारा टर्न आउट रेशियो काफी अच्छा है और अब लोग जो है उनका पार्टिसिपेशन जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव भी कर रहा है। तीसरा, it is very easy for the party in power to win an election. No beta, never, because we attain 1 vote 1 value and we obtain a free and fair election.
Many reforms are needed to make our elections completely free and fair. Yes बेटा, बहुत reforms का मतलब changes तो चाहिए होते हैं. Yes, the conclusion is fair because reforms will make it easier ताकि small parties भी pressure ना face करें and candidates भी प्रॉब्लम फेस ना करें, क्रिमिनल चार्जेस वगैरह वाले, मनी एंड मसल पावर वाले हावी ना हो. बेकार है ये भी, ऐसे ही बस खुद से सेल्फ स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये भी माल प्रैक्टिसेस के बेस्ड है. कह रहे रमेश was not in class when this chapter was being taught. He came the next day and reported what he had heard from his father. Can you tell Ramesh what is wrong of these statements? ठीक है, तो वो क्लास में नहीं थे, उन्होंने अपने पापा से जितना चैप्टर समझा, तो देखिए क्या क्या समझा. Women always vote the way when tell them to. जैसा आदमी कहते हैं वैसे ही औरतें वोट करती हैं. तो बेटा जी इलेक्शंस में सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है जहां पे एक इंडिविजुअल जाके वोट कर सकता है बिना किसी के दबाव के. Party politics creates tension in society. Elections should be decided by consensus, not by competition. No बेटा, ये भी गलत बात है ना. बेटा कंपटीशन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो बेटरमेंट कैसे होगी. तीसरी चीज उन्होंने कही कि ओनली ग्रेजुएट शुड बी अलाउड टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस. तो बेटा जी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर अ कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड द सोशल नीड्स ऑफ द पीपल. इसीलिए सिर्फ एजुकेशन को ऊपर नहीं समझा जाता है. इट शुड बी फेयर इफ समवन हु इज नॉट अ ग्रेजुएट वो भी एक कैंडिडेट बन सके, क्योंकि बेटा दिमाग हर एक, ऐसा नहीं हर एक पढ़ा लिखा दिमागी है, दिमाग बहुत लोगों में होता है. तो these were some of the NCRE questions and इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, ईवीएम्स कैसे काम करती हैं, वोटर लिस्ट क्या होता है, कैंपेन्स कैसे अराइज होते हैं, चैलेंजेस क्या हैं इन पार्टीज के आगे, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं वो सभी इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. तो इसी के साथ हमारा आज ये लेक्चर होता है खत्म. हमने 1 घंटे में कर भी दिया. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आप लोगों को भी क्विक रिविजन के लिए या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा रहने वाला है. तो नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है 1 शॉट में मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय. कीप लर्निंग.